नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित। इसमें हम लोग देख चुके हैं विषय प्रवेश को और आदिकाल को देख रहे हैं। आदिकाल का आज दूसरा भाग हमारा है। आदिकाल में सामाजिक स्थिति को देखे हैं, सिद्ध कवि को देखे हैं, कितने कवि हैं। तो नाथ कवि देखे हैं, जय मतावलंबी कवि देखे हैं हम लोग। आज देखेंगे वीरगाथा काव्य को। आज हम लोग देखेंगे वीरगाथा काव्य। तो वीरगाथा काव्य में विश्वनाथ त्रिपाठी जी क्या लिखे हैं देखते हैं। इसमें कह रहे हैं पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को वीरगाथा काल कहा है। जो अगर पूछ ले कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। उनके अनुसार इस नामकरण का आधार यह है कि इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति वीरगाथात्मक है। शुक्ल जी ने इन काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है वे इस प्रकार हैं। इसमें कह रहे हैं शुक्ल जी ने इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है वे निम्नलिखित है। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपताका, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, प्रमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। देखते हैं निष्पैराम क्या है। इनमें से विद्यापति की रचनाएं 14वीं 15वीं शताब्दी अर्थात कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पदावली और नरपत नाल द्वारा रचित बीसल देवरासो प्रमाणिक रूप से उपलब्ध है। इसमें कह रहे हैं कि जो विद्यापति की 14वीं 15वीं शताब्दी कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली है, नरपत नाल द्वारा रचित बीसल देवरासो जो है वो प्रमाणिक रूप से उपलब्ध है। इस समय उपलब्ध है। कीर्तिलता अभी तक, इसमें कह रहे हैं कीर्तिपताका जो है अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। बीसल देवरासो का पाठ डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित प्रकाशित है। कुछ लोग इसे 13वीं सदी की रचना मानते हैं। बीसल देवरासो को कुछ लोग 13वीं सदी की रचना मानते हैं, तो कुछ लोग 16वीं 17वीं सदी की। जगनीकृत प्रमाल रासो आल्हा के रूप में ही पहचाना जाता है। इसमें कह रहे हैं जो प्रमाल रासो है वो आल्हा के रूप में ही पहचाना जाता है। आल्हा लोक गान है, अतः यह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। जगनिक आल्हा जो है यह लोक गान है और ये विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। और प्रमाल रासो जो रचना जगनिक की रचना है इसे आल्हा के रूप में जाना जाता है। देखते हैं जगनिक संभवतः प्रमाल और पृथ्वीराज के समकालीन 12वीं शताब्दी के थे। विजयपाल रासो के रचयिता का नाम नाल सिंह। इसमें कह रहा है विजयपाल जो रचना है विजयपाल रासो, इसके रचयिता जो है नाल सिंह है। इनमें जो लड़ाई विजयपाल ने पंग राजा से की थी उनका वर्णन है। अब विजयपाल का विषय वर्ड देख लीजिए। विषय वर्ड है इसमें जो लड़ाई हुई थी वो विजयपाल के पंग राजा से की थी, जो उसका वर्णन है। मिश्र बंधुओं ने इसका काल 14वीं शताब्दी 14वीं सदी ही माना है। किसका? विजयपाल रासो का। भाषा शैली पर विचार करने से यह रचना परिवर्तित लगती है। हमीर रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका उपलब्ध नहीं है। ये कह रहे हैं मतलब जो हमीर रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका उपलब्ध रचना नहीं है। हमीर विषय के एक पद्य प्रकृत पेंगलम में मिलता है जिसके बारे में पंडित रामचंद्र शुक्ल का विश्वास है कि वह हमीर रासो का ही है। खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय है।
इसमें कह रहा है खुमान रासो जो है इसके रचयिता जो है दलपत विजय हैं। अब इसमें अगर हम देख लें, विजयपाल रासो के रचयिता है नाल सिंह, और इसमें विजयपाल से पंग राजा से की गई थी जो लड़ाई, पंग राजा से जो लड़ाई की उसका वर्णन है। मिश्र बंधु इसे 14वीं शताब्दी के मानते हैं। हमीर रासोभिषेक एक पद प्रकृत पेंगलम में मिलता है, और इसको देख लेते हैं। यहाँ खुमान रासो के रचयिता जो है दलपत विजय हैं। देखते हैं आगे। इनमें नवीं शताब्दी के खुमान के युद्ध का वर्णन है। किसमें? खुमान रासो में नवीं शताब्दी के जो नवीं शताब्दी है खुमान की युद्ध का वर्णन है। लेकिन मेवाड़ के प्रवर्ती शासकों जैसे महाराणा प्रताप सिंह और राजा सिंह का भी वर्णन है। इससे प्रकट होता है कि यह रचना 16वीं शताब्दी के आसपास की है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है। अब पूछ ले कौन सा आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो है, जो कि चंद्रवरदाई द्वारा रचित है। इस काव्य का रचना काल और इसका मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद है। इसके रचयिता जो है चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के अंतरंग बताए जाते हैं। प्राच्य विद्वान की यूरोपीय पंडितों ने इस ग्रंथों के मध्यकालीन इतिहास का पर्याप्त प्रकाश डालने की आशा बात रखी थी। इसलिए डॉक्टर बुलर को जब यह पता चला कि रासो की तिथियां व्यक्तियों के नाम, घटनाओं और इतिहास सम्मत नहीं है, तो उन्हें तत्काल इस ग्रंथ को ना प्रकाशित करने की सिफारिश की। इसकी प्रामाणिकता का पर संदेश करने वाले विद्वान ने गौरी शंकर, इसमें जो प्रमाणिकता पर संदेह करने वाले विद्वानों में गौरी शंकर, हीरा चंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि भी है। बाबू श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या इसे प्रमाणिक मानने वाले में है। जो प्रमाणिक मानने वाले में है बाबू श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या इसे प्रमाणिक मानने वाले हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। महामहोपाध्याय गौरी शंकर ओझा के अनुसार पृथ्वीराज रासो 1600 विक्रम संवत के आसपास लिखा गया। इसकी ऐतिहासिकता की खोज अब बंद कर दी गई थी। इसमें कह रहे हैं इसकी ऐतिहासिकता की खोज अब बंद कर दी गई है। इधर हाल में मुनजिन विजय ने पुरातन प्रबंध संग्रह के एक अंश जय चंद प्रबंध के 4 छप्पयों के, इसमें कह रहे हैं कि जय चंद प्रबंध के 4 छप्पयों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया, जो वर्तमान रासों में भी मिलता है। पुरातन प्रबंध संग्रह का संकलन काल संभवतः 15वीं सदी है। इससे यह भी प्रकट हो गया कि 15वीं सदी के पूर्व चंद्र नामक कवि ने पृथ्वीराज पर कोई काव्य लिखा था। इसके कुछ अंश वर्तमान में रासों में हैं। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। हम लोग विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित जो कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है उसको देख रहे हैं, जिसके कुछ अंश वर्तमान में रासों में है, किंतु रासों का मूल रूप क्या रहा होगा यह समस्या अभी भी बनी हुई है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुमान किया कि चंद ने रासों की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में की थी। मध्यकालीन प्रबंध काव्य की यह बहुत बहुप्रयुक्त रूढ़ि है। रासों के जो अंश सुख सुखी संवाद के रूप में मिलता है वे ही मूल रूप है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने रासों के 4 पाठों को बृहत, लघु और लघुत्तम में से लघुत्तम पाठ को रासों का मूल रूप बताया है। अब इसका ये जो है एक डॉक्टर
माता प्रसाद ने रासों के 4 पाठों बृहत्तम, बृहत, लघु, लघुत्तम में लघुत्तम पाठ को रासों का मूल रूप बताया है, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, मूल रूप बताया है। रासों के मध्यकालीन साहित्य में प्रयुक्त अनेक कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। इनमें अनेक छंदों का प्रयोग मिलता है। पृथ्वीराज रासो, रासो काव्य परंपरा का काव्य तो है ही, इनमें चरित्र काव्य, आख्यायिका आदि के भी लक्षण मिलते हैं। देखते हैं, रासो ने पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन है। इसमें कह रहे हैं रासो में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन है। वीर और श्रृंगार रासो के प्रमुख रस हैं, यद्यपि उनका अंगी रस वीर ही माना जाएगा। पृथ्वीराज रासो का जो अंगी रस है उसे वीर माना जाएगा, वीर रस प्रधान रस है। रासो में नायिका का नक्सिक वर्णन किसमें मिलता है? पृथ्वीराज रासो में नक्सिक वर्णन, सेना के प्रयाण, युद्ध, खड़ऋतुओं आदि का सुंदर वर्णन है। अभी वर्णन विषय चल रहा है पृथ्वीराज रासो के बारे में, उनमें युद्धों और विवाहों का वर्णन किया गया है। वीर और श्रृंगार रसों की प्रमुख रस है, यद्यपि इनका अंगी रस जो है वीर ही माना जाएगा। इसमें नक्सिक वर्णन है, सेना प्रयांग है और युद्ध है, खड़ रीतियों का आदि का सुंदर वर्णन है। चंद्रवरदायी अनेक मन स्थितियों और संलिष्ट चित्र खींचने में सिद्ध है, यद्यपि वे विभिन्न छंदों के प्रयोग में कुशल हैं, किंतु छप्पय उनका अपना छंद है। तो कह रहे हैं जो छप्पय है वो अपना छंद है। देखते हैं, रासव के एक खंड कैमास वध का छप्पय इस प्रकार है। एकु वान पुहवी नरेश कैमास मुकौन उर उपरी पर हरिव वीर कच्छतर कुचऊ ब्यूबान संधनि हनऊ सोमेशुर नंदन गंडऊ करि निगहु सनीव सोदऊ संभरि धनि थर छंड न जाई अभागर गरिव गहु गुन सेरेऊ कह रहे हैं जुगुन सेरेऊ इमि जंपई चंद बिरछिया सु कहा निमिट्टी यही प्रलऊ। देखते हैं, बीसलदेव रासो के रचयिता का नाम नरपत नाल है। इसमें बीसलदेव रासो के जो रचयिता है उनका नाम नरपत नाल है। पाठ के अनुसार ग्रंथ की रचना सम्मत 1212 और 1155 में हुई थी, किंतु श्री मोतीलाल मिनारिया के अनुसार इनकी रचना 16वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें कह रहे हैं पाठ के अनुसार जो ग्रंथ का रचना संबत है 1212 और अर्थात 1155 ईस्वी में हुई थी, और मोतीलाल मिनारिया के अनुसार 16वीं शताब्दी में हुई थी। बीसलदेव रासो के शाकंभरी नरेश बीसलदेव और भोज प्रमार की पुत्री राजमती विवाह, वियोग और पुनर्मिलन वर्णन है। इसमें देखते हैं विषय वर्णन को कि बीसलदेव रासो में शाकंभरी नरेश बीसलदेव और भोज प्रमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। यह प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। देखते हैं, बीसलदेव रासो में तो काव्य में प्रयुक्त होने वाले 12 मासा का वर्णन सबसे पहले मिलता है। अब 12 मासा का वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो बीसलदेव रासो में। इसके रचयिता कौन है? नरपतनाल जी हैं, और इसका समय जो है 1212 या 1155 ईस्वी, 1212 विक्रम संवत, मोतीलाल मिनारिया के अनुसार 16वीं शताब्दी। और इसमें जो इसका वर्ड विषय है शाकंभरी नरेश बीसलदेव और भोज प्रमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग, पुनर्मिलन का वर्णन है। इसके जो प्रधानता
श्रृंगारी काव्य है। बीसल देवरासो हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले 12 मासा का वर्णन सबसे पहले मिलता है। देखते हैं। वीर गाथा काल के अन्य कवि, इसमें कह रहा है वीर गाथा काल के अन्य कवि के बारे में। तो देख लेते हैं वीर गाथा काल के अन्य कवि। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अब देखेंगे हम विद्यापति को, जो कि 14वीं शताब्दी के कवि हैं। इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। विद्यापति की 3 रचनाएं जो प्रसिद्ध हैं, कीर्तलता, कीर्त पताका और पदावली। कीर्तलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। कीर्तलता कौन सा प्रबंध काव्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यक्तियों को आधार बनाकर जो काव्य लिखे गए हैं वे ऐतिहासिकता से रहित होकर कथानक रूढ़ियों, किंवदंतियों, अनुश्रुतियों आदि के विषय बन गए हैं। इसी प्रकार घटनाओं को भी तोड़ा मरोड़ा गया है। कीर्तलता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण अपवाद है। उसकी ऐतिहासिकता जो है बहुत कुछ सुरक्षित है। इनमें विद्यापति ने कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन हुआ यथार्थपरक ढंग से किया है। कीर्तिलता को कवि ने औहठ्य भाषा में रचा है। कीर्तिलता जो है कौन सी भाषा में है, औहठ्य भाषा में। इसे कहनी विद्यापति ने कहा है और ये छोटा सा प्रबंध काव्य है। देखते हैं। औहठ्य देसी भाषा यानी मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश है। इसके गद्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। पदावली विद्यापति के यश पर आधारित है। पदावली ऐसी रचना है जो काव्योत्कर्ष और साहित्य का इतिहास दोनों दृष्टियों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनमें राधा कृष्ण अपना अलौकिक छोड़कर लौकिक व्यक्तियों के समान प्रेम भाव के विहंग होते हैं। लोक में जिस प्रकार किशोरी दूर निर्वार प्रिय मिलन और लोकलाज के कारण तीव्र अंतर्द्वंद झेलती है, उसी प्रकार राधा को चित्रित किया गया है। कवि का मन वाह्य संधि का चित्रण करने में विशेष रूप से रमा है। इसलिए इस बात को लेकर काफी विवाद है कि पदावली भक्तिपरक रचना है या श्रृंगारपरक। वस्तुतः जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली और सूरदास का सूरसागर एक ही कोट की रचनाएं हैं। इनमें भक्ति का आधार श्रृंगार है। पदावली के एक पद तो कुछ पंक्तियों ऐसे इस प्रकार हैं। इस पदावली के एक पद की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। सरस बसंत समय भल पावल छंद दक्षिण पवन बहि धीर। सब इसमें कह रहे हैं सपनहु रूप बचन इक भाषे मुख से दूर करु चीरे। तोहर बदन सम चाँद हुआ थी, नहीं कौ यो जतन बहि केला। कौ बेरी कोटि बनावन नव करो, तैयो तुलित नहीं भेला। बनई विद्यापति सुनि वरि जोई, ये सम लक्षण समाने। राजा शिव सिंह रूप नारायण, लखिमा देहि प्रति भाने। इसमें कहे हैं जो कि एक पंक्ति है पदावली के एक पद की कुछ पंक्ति हैं। सरस बसंत समय भली पावली
दक्षिण पवन बहे धीरे, सपनहु रूप बचन इक भासहि, मुख से दूर करु चीरे। तू हर बदन सम चाँद होवथि, नहीं कहो यो जतन बही केला। कहो बेरी कोटि बनावल नौ कहो, तयो तुलित नहीं भेला। भानहि विद्यापति सुनिवर जोवती, ने इच्छा लक्षण समाने। राजा शिव सिंह रूप नारायण, लखिमा देई प्रतिभाने। देखते हैं आगे। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। हम लोग देख रहे हैं विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, और उसमें आज हम लोग देख रहे हैं अमीर खुसरो, जो कि 14वीं शताब्दी के बताए गए हैं, और विद्यापति भी 14वीं शताब्दी के। इनकी जो कीर्तलता है एक प्रबंध काव्य है। विद्यापति ने इसे कहनी कहा है, और इसमें कीर्त सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन बहुत यथार्थपूर्ण ढंग से किया है। कीर्तलता को कवि ने अवध्य भाषा में रचा है। अवध्य देसी भाषा यानी मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश है। देखते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इस युग के अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। इसमें कह रहा है अमीर खुसरो जो है इस युग के अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। उनके काव्योत्कर्ष का प्रमाण उनकी फारसी रचनाएं हैं। वे संगीतज्ञ, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, सूफी, औलिया, कवि बहुत कुछ थे। उनकी हिंदी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय रही। उनकी पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने अभी तक लोगों की जबान पर हैं। उनके नाम से निम्नलिखित दोहे बहुत प्रसिद्ध है। देखते हैं। कहते हैं कि यह दोहा खुसरो ने ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती के देहांत पर कहा था। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। किंतु उनकी हिंदी कविताओं का ऐतिहासिक महत्व अधिक है। उनकी भाषा हिंदी के आधुनिक काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने का संकेत देती है। किसकी भाषा आधुनिक काव्य के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने का संकेत देती है? अमीर खुसरो की। देखते हैं। उनका व्यक्तित्व और उनकी हिंदी इस बात का प्रमाणित करती है कि हिंदी काव्य प्रारंभ से ही मध्य देश की मिली जुली संस्कृति का चित्र रहा है। उन्होंने ऐसी पंक्तियां रची हैं जिनमें फारसी और हिंदी को एक ही ध्वनि प्रवाह में गुंफित कर दिया गया है। यह कला संस्कृत साधक को ही सिद्ध हो सकती है। देखते हैं आगे। एक पंक्ति है, जेहियाल मिश्की मुकुल तगा फुल दुराय नैन बनाए बतिया, की तब हिजरा ना दराम हिजाए, न लेहु काहे लगाए छतिया, सबने हिजरा दराय चु जुल्फ व रजे वसलत जु उम्र कोहत, सखी पिया को जो मन देखूं, तो कैसे काटू अधीरतिया। इसमें कह रहे हैं कि जे हल मुश्की मुकुल तगा फुल, दुराय नैना बनाए बतिया, के तब हिजरा न दराम जा, ना लेहू काहे लगाए छतिया, सबने हिजरा दराय चु जुल्फ व रजे बसातल चु उम्र कोहत, सखी पिया कह रहे हैं सखी पिया को जो ना मैं देखूं, तो कैसे काटू अधीर रतिया। चलते हैं आगे। आगे क्या दिया गया? आदिकाल की सामान्य विशेषताएं। आदिकाल की सामान्य विशेषताओं को देखते हैं। यह तो इतिहास का प्रत्येक युग परस्पर विरोधी और प्रधान अप्रधान प्रवृत्तियों का युग होता है, किंतु आदिकाल के विषय में यह बात विशेष रूप से रेखांकित
करने योग्य है। यह राजनीतिक दृष्टि से छोटे छोटे सामंतों में विभक्त प्रदेश का साहित्य है। देखते हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। साहित्य है, किसी केंद्रीय सत्ता का अभाव है। उनके पूर्व में पाल, पश्चिम में प्रतिहार और दक्षिण में राष्ट्रकूट प्रबल हैं। केवल गहरवार वंशीय गोविंद चंद्र देव इस काल में मध्य देश के प्रतापी नरेश हुए, किंतु उनके पूर्वज और वंशों का वैसा प्रताप नहीं था। धार्मिक दृष्टि से यह अनेक अज्ञात अज्ञात सांप्रदायिक साधनों का काल है। बौद्ध धर्म व पूर्व प्रभाव नहीं रह गया था। बौद्ध धर्म में विकसित महायान, ब्रजयान एवं नाथ सिद्धों की साधना सामान्य जनता में स्वीकृत हो पाए, यह संभव नहीं था। जैन मत का प्रभाव मध्य देश की अपेक्षा पश्चिम में था। भाषा की दृष्टि से यह काल अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल है। 10वीं सदी के आसपास इसमें कह रहे हैं कि जो जैन मत का प्रभाव है मध्य प्रदेश की अपेक्षा पश्चिम में था, और भाषा की दृष्टि से यह काल अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल है। 10वीं सदी के आसपास से अपभ्रंश का प्रभाव क्रमशः क्षीण होता जा रहा था और हिंदी भाषा की प्रवृत्तियों का स्थान लेती जा रही थी। हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो साहित्य मिलता है वह अधिकांशतः अपभ्रंश हिंदी का साहित्य है, शुद्ध अपभ्रंश और शुद्ध हिंदी नहीं। आदिकाल समाप्त होते होते दिल्ली के सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक दिखाई, इसमें कह रहा आदिकाल समाप्त होते होते दिल्ली के सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी जैसा शासक दिखाई पड़ता है, जो मध्य देश में नहीं लगभग समूचे देश में अपना शासन स्थापित करता है। विद्यापति, खुसरो की रचनाओं और उक्त व्यक्ति प्रकरण जैसी कृतियों में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का रूप स्थापित दिखाई पड़ता है। उधर धार्मिक क्षेत्र में महान भक्ति आंदोलन छोटी छोटी साधनाओं का सार ग्रहण करके धर्म को लोक का व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है। तो हम लोगों ने आदिकाल को समाप्त कर चुका है। अब हम देखेंगे भक्ति काल को, जो कि कल देखेंगे। आज हम लोगों ने कितना क्या क्या देखा है, तो आज हम लोग देखे हैं वीर गाथा काव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल के त्रिपिटक प्रकरण में वीर गाथा काल कहा है, और इन्हीं 12 ग्रंथों के आधार पर शुक्ल जी इस काल की प्रधान साहित्य प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है वे हैं विजय पाल रासो, हमीर रासो, कीर्तलता, कीर्तपताका, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका, प्रमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। देखते हैं आगे। यहाँ देख लेते हैं विजय पाल रासो के रचयिता जो है नाल सिंह हैं, और खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय जी हैं। देखते हैं पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है, और इसे जो कि प्रमाणिक बाबू श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या इसे प्रमाणिक मानने वाले हैं, और प्रमाणिकता में संदेह विद्वान करने वाले गौरी शंकर, हीराचंद ओझा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। देखते हैं पृथ्वीराज रासो का समय 1620 की सम्मत महोपाध्याय गौरी शंकर ओझा जी के अनुसार है। चलते हैं आगे।
बीसल देव अशोक देखते हैं। बीसल देव अशोक, इसका समय जो 1212 बीसी संवत, और मोतीलाल मिनारिया के अनुसार 16वीं शताब्दी। बीसलदेव रासो में सकाम्भरी नरेश बीसलदेव और भोज प्रमार की पुत्री राजमती के विवाह वियोग पुनर्मिलन का वर्णन है। अतः प्रधानता श्रृंगारी काव्य है। देखते हैं, इसमें 12 मासा का वर्णन है। अन्य कवि में देख लेते हैं विद्यापति को। विद्यापति समय जो 14वीं शताब्दी बताया गया है। कीर्तलता, कीर्त पताका और पदावली जो कि 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कीर्तलता जो है एक छोटा प्रबंध काव्य है जिसे विद्यापति कहनी कहे हैं और अवहट्ठ भाषा में रचित है। कीर्तलता को कवि ने अवहट्ठ भाषा में रचा है। आगे देखते हैं, इसमें क्या है, पदावली कि एक पद की कुछ पंक्तियां इस प्रकार है, जैसे सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन बही धीर, सपनहु रूप बचन के भास ही, मुख से दूर कुरुचीर, तोहर बदन सम चाँद हुआ थी नहीं, कौ यो जतन बही के, कौ बेरी कौट बनावली नौ, नौ कौ तयो तुलती नहीं भेल, भाई विद्यापति सुनिवर जो वही, ये सम लक्षण समाने, राजा शिव सिंह रूप नारायण, लक्ष्मा दे प्रतिभानी। देखते हैं अमीर खुसरो जी को। अमीर खुसरो 14वीं शताब्दी, इस युग के अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। काव्योत्कर्ष का प्रमाण उनकी फारसी रचनाओं में है। ये संगीतज्ञ थे, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, सूफी, औलिया और कवि बहुत कुछ थे। ठीक है, देखते हैं निजामुद्दीन औलिया चिश्ती के, ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती के देहांत पर कुछ कहा है। गोरी सुबह सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। उक्त व्यक्ति प्रकरण जैसी इसमें है। विद्यापति खुसरो की रचनाओं एवं उक्त व्यक्ति प्रकरण जैसी कृतियों में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का रूप स्थापित दिखाई पड़ता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। KVS TGT के लिए, KVS TGT हिंदी की जो क्लास है, हिंदी के लिए, हिंदी की क्लास 3:30 PM पर होती है जिसमें वसंत भाग 1 चल रहा है, जिसमें वसंत भाग 1 चल रहा है। धन्यवाद।